देखो, अगर आपने भी सरकारी नौकरी का सपना बना रखा है तो 2025 में जितनी भी वैकेंसीज आ रही है उन सभी वैकेंसीज में एक वैकेंसी आपके नाम की होनी चाहिए। मेरिट लिस्ट में एक नाम आपका भी होना चाहिए। और इन सपनों को पूरा करने के लिए पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पढ़ाई रेगुलर करनी ही पड़ेगी। बिना पढ़ाई के आप लोग सफलता हासिल नहीं कर सकते, सरकारी नौकरी पाने का सपना पूरा नहीं कर सकते। और इस पढ़ाई को आसान बनाने के लिए, एक सिस्टमेटिक वे में आप लोगों को देने के लिए मैं पूरी तरीके से डेडिकेटेड हो चुका हूँ। कल भी मैंने तुम्हें बताया था कि भाई आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स की क्लास, इंग्लिश वोकेबलरी की क्लास, कंप्लीट मैथ्स की क्लास, जीके जीएस की क्लास, जितने भी सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको देने वाला हूँ। सुबह 7 बजे प्रीमियर होएगी क्लास हमारी करंट अफेयर्स की विद इंग्लिश वोकेबलरी, यानी जो करंट में एडिटोरियल में इंग्लिश वोकेबलरी आती है उसके साथ में आपको करंट अफेयर की क्लास मिलेगी सुबह 7 बजे। 1 से 1.5 घंटे की ये क्लास रहेगी। जितनी भी न्यूज होगी वो सारी हम कवर करेंगे और साथ ही साथ हम क्वेश्चंस भी करेंगे ताकि क्वेश्चंस के माध्यम से हमें चीज़ें ज़्यादा लंबे समय तक याद रह जाए। और इंग्लिश वोकेबलरी को भी हम ऐसे ही करेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इंग्लिश वोकेबलरी में ही बनती है स्टूडेंट्स को। और उसके बाद 9 बजे से लेकर के हमारी एप्लीकेशन पर क्लास लाइव हो जाएगी मैथ्स की, और मैथ्स के साथ साथ में जीके जीएस के भी क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि जीके जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां आप रैंक हासिल कर सकते हो, आप अच्छी पोस्ट ले सकते हो। तो इसी उद्देश्य के साथ मैं डेडिकेटेड हो चुका हूं। आप लोग तैयार हो क्या? आप लोग अपने लिए डेडिकेटेड हो क्या, रेगुलर हो क्या? मुझे बताओ कमेंट करके। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है शिवम तोमर मैथ्स। इस यूट्यूब चैनल पर आपको अब से डेली करंट अफेयर मिलेगी। मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि हमारी लाइव क्लास 1 मई से चल रही है, तो 1 मई से पहले पहले अब जो ये 7-8 दिन बचे हैं, इन 7-8 दिनों में प्लान मैंने ये बनाया है कि जो हमारी 1 जनवरी 2025 से लेकर के और अब तक की करंट अफेयर, यानी 1 मई 2025 की जो करंट अफेयर बच गई है, हम इसको कवर कर लेते हैं एक एक हफ्ते के हिसाब से, ठीक है, वीकली। और फिर जो है 1 मई से हमारी डेली करंट अफेयर की क्लास आएगी डेली। और जब एक हफ्ता हो जाएगा तो इसका टेस्ट भी मैं लूँगा, क्लास भी प्रोवाइड कर दूंगा आपको वीकली, एप्लीकेशन पर इसका टेस्ट होगा। और मंथली करंट अफेयर भी आप लोगों को मिल जाएगी विद पीडीएफ, ठीक रहेगा। और जो इंग्लिश की वोकैब है वो भी चलेगी। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। पहले क्लास देख लो, अगर आप नए हो पहले क्लास को देख लो और उसके बाद सब्सक्राइब कर लेना। और इस चैनल के माध्यम से जुड़ करके, मेरे साथ जुड़ करके आप लोग अब रेगुलर हो जाओ अपनी पढ़ाई के लिए। 2025 में बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है, नेक्स्ट मंथ से शुरू हो जाएगी वैकेंसीज। उससे पहले पहले अपने आप को तैयार कर लो। बात समझ में आ गई? पहली वीडियो थी इसलिए थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया सभी को। अब अगर आपने ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं की है, अपने साथियों के साथ शेयर नहीं की है, तो शेयर कर देना। शुरुआत करेंगे हम कृष्ण जी की इस बात से। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि चिंता से ही दुख उत्पन्न होते हैं मेरे भाई, किसी अन्य कारण से नहीं होते। आप काम करते नहीं हो, चिंता ज़्यादा करने लग जाते हो उस काम की, है ना? तो चिंता करोगे तो दुख पैदा होगा। चिंता नहीं करनी, उस काम को तुरंत लग जाना है उस काम पे। जैसे ही माइंड में आए, आप फ्री बैठे हो, तुरंत अपनी किताबें उठाओ, प्रैक्टिस करने लग जाओ। तुरंत अपनी पीडीएफ उठाओ, रिवीजन करने लग जाओ। तुरंत क्लास खोलो, आगे का पढ़ने लग जाओ। चिंता नहीं करनी है, कर्म करने हैं। और जो ऐसा करेगा, जिसको पता है कि हमें चिंता नहीं करनी, हमें अपने काम पे फोकस करना है, तो निश्चित रूप से जानता है वो चिंता से रहित होकर सुखी, शांत और सभी इच्छाओं से मुक्त होकर अपना जीवन जीता है। समझ आ गई बात? तो बहुत अच्छी बात है ये। अब आपको मैं पहले ये बता दूं कि हमारे हर एक एग्जाम में एक टॉपिक से सवाल आता है। थोड़ी सी आवाज़ आपको आज चेंज लग रही होगी क्योंकि मुझे कोल्ड है, इस वजह से आवाज़ थोड़ी सी बदली हुई दिखाई दे रही, सुन रही होगी। आपको दिखाई क्या देती है, आवाज़ तो सुनाई देती है, राइट। एक टॉपिक आता है कि स्टेट के गवर्नर्स और स्टेट के चीफ मिनिस्टर पूछ ले जाते हैं एग्जाम में, राइट। और हाँ, आज आपको वीडियो में मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ, बिल्कुल फेसलेस वीडियो चल रही है। ऐसा इसलिए ताकि आपका सारा फोकस कंटेंट पर हो सिर्फ। तो स्टेट के गवर्नर्स और चीफ मिनिस्टर्स पूछ लेते हैं, राइट। और इनको याद करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी होती है, तो हम क्या करेंगे, हमारे देश में टोटल 28 स्टेट्स है, राइट।
तो हम जो है हर वीडियो में 3-3, 4-4 स्टेट्स के गवर्नर और चीफ मिनिस्टर्स को याद करेंगे। तो अगर मैं 4 के हिसाब से भी एवरेज मान करके चलता हूँ तो एक हफ्ते में 7 दिनों में हमारे सारे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स और गवर्नर्स तैयार हो जाएंगे, ठीक है, और इनको भूलना नहीं है। तो आज की लिस्ट में, आज की इस क्लास में 3 स्टेट्स के गवर्नर और 3 स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर है जो आपको याद करने हैं। ए नाम से बनते हैं भाई, देखो ये पहले 3 स्टेट्स है, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और असम। इनकी लोकेशन याद है क्या आप सभी को? मैप पर कहाँ पड़ते हैं ये? हमारे इंडिया के मैप पर, ठीक है, हमारे इंडिया के मैप पर कहाँ पड़ते हैं जानते हो क्या? मैं बना के भी दिखा देता हूँ तुम्हें थोड़ा सा। जैसे ये हमारा इंडिया का मैप है, ज़्यादा अच्छा तो बनाना मुझसे आता नहीं है, लेकिन समझाने के लिए काफ़ी होगा। तो जैसे कि मान लो ये हमारे इंडिया का मैप है, ठीक है, तो इस इंडिया के मैप पर अरुणाचल प्रदेश यहाँ बैठता है, इनको हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी का जो स्टेट है हमारा अरुणाचल प्रदेश है। जियोग्राफी में भी चीज़ें समझाऊंगा वहाँ पर, लेकिन बेसिक जानकारी होनी चाहिए आप लोगों को। और यहाँ पड़ता है जी असम, ये असम वाला स्टेट है, ये असम है, और ये अरुणाचल प्रदेश है। अरुण, अरुण सूर्य का पर्यायवाची भी होता है अरुण। और आंध्र प्रदेश यहाँ पड़ता है तेलंगाना के पास में, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना स्टेट अलग हुआ है। तो इन तीनों स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर और गवर्नर्स की अगर मैं बात करूं तो आंध्र प्रदेश के हैं चंद्रबाबू नायडू, ठीक है, चंद्रबाबू नायडू। ये तो सभी को पता है, मोदी जी के साथ इन्होंने अलायंस भी कर रखा है, इनकी पार्टी ने भाजपा के साथ में, और केंद्र सरकार बनाने में बहुत हेल्पफुल रहे थे ये, इनका नाम बहुत चला था। तो चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है। और गवर्नर की बात करें तो गवर्नर रहे हैं अब्दुल नजीर। कौन रहे हैं? अब्दुल नजीर। ध्यान रखना, चंद्रबाबू नायडू के साथ में अब्दुल नजीर जो है गवर्नर है। ये मुख्यमंत्री है और ये गवर्नर है। आप लोगों को ये बताना है कि जो चीफ मिनिस्टर है उसको नियुक्त कौन करता है स्टेट में, नियुक्त कौन करता है, और गवर्नर्स को कौन नियुक्ति देता है स्टेट्स में जाने के लिए, कौन नियुक्ति देता है, और इनकी मिनिमम एज क्या होती है गवर्नर बनने की। पॉलिटी के क्वेश्चन से आप लोगों को बता दें यहाँ से, ठीक है। किस आर्टिकल के तहत गवर्नर आते हैं? जितने भी होमवर्क दो सारे कमेंट कर रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है पेमा खांडू। पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से सुनते रहना, बहुत ध्यान से नोट कर लेना सारी चीज़ों को। 1 घंटे की इस क्लास में आपके बहुत सारी जीके तैयार हो जाएगी, करंट अफेयर भी साथ के साथ तैयार हो जाएगी। तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू। क्या नाम है? पेमा खांडू। यहाँ पड़ता है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ के है पेमा खांडू, ठीक है, कुछ खा रहे हैं पेमा खांडू साहब। और इनके गवर्नर जो है वो है केवल्या त्रिविक्रम पटनायक, ठीक है, केवल्या त्रिविक्रम पटनायक। तो इसको आप ऐसे याद रखो, इस एक नाम से याद रख लो, त्रिविक्रम से, त्रिविक्रम पटनायक। इनके सरनेम जरूर याद रहने चाहिए, सरनेम के नाम से अक्सर क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो त्रिविक्रम पटनायक कौन है? ये अरुणाचल प्रदेश के हैं, त्रिविक्रम पटनायक। तीसरा स्टेट है जी असम। असम के मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा, और यहाँ के जो गवर्नर है वो है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। तीनों नाम याद हो गए क्या? गवर्नर में आंध्र प्रदेश के है अब्दुल नजीर, अरुणाचल प्रदेश के है केवल्य त्रिविक्रम पटनायक, और आसाम के है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। आज बस हम ये 3 ही स्टेट्स के गवर्नर और मुख्यमंत्री याद करेंगे, और ये टाइम टू टाइम चेंज भी होते रहते हैं। तो ये ऐसी करंट अफेयर है जो अपडेट होती रहती है, तो ये आपको ध्यान भी रखना है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। करंट अफेयर की शुरुआत करने से पहले अगर आपने अभी तक अपने मोबाइल में एसटी कैंपस लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया तो गूगल प्ले स्टोर पर जाओ, वहाँ सर्च करो, सर्च बॉक्स में जाकर के एसटी कैंपस, एसटी कैंपस सर्च करोगे तो ऐसे लोगों के साथ आपको एक एप्लीकेशन दिखेगी, इसको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करके इसके फीचर्स को जानो। फ्री डेली टेस्ट होंगे हफ्ते में, फ्री कोर्सेज आपको मिलेंगे यहाँ पर। कुछ हमारे पेड टेस्ट सीरीज भी है, यह अभी इनेबल नहीं हुई है, ये हो जाएगी। ऑल कोर्सेज में आप जो है एनरोल कर सकते हो, ई बुक्स वगैरह देख सकते हो। बहुत सारे फीचर्स आपको इस एप्लीकेशन पर मिलेंगे, जल्दी से जाओ डाउनलोड करो। और मेरी लाइव क्लासेस भी इसी एप्लीकेशन पर होगी 1 मई से। मैथ्स की, करंट अफेयर तो चलती रहेगी यूट्यूब पर ही। अब हम अपनी करंट अफेयर को शुरुआत करते हैं, जो कि 1 हफ्ते की करंट अफेयर है पूरी, 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल तक। देखो जी, 1 अप्रैल की करंट अफेयर में हैप्पी न्यू ईयर चल रहा है, तो मैंने जो है हैप्पी न्यू ईयर को इंक्लूड किया पहली न्यूज़ में। हैप्पी न्यू ईयर जो कि है हिंदी कैलेंडर के हिसाब से। एक कैलेंडर है अंग्रेजों का कैलेंडर जिसको हम बोलते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर, या नाम भी लिख रहा होगा कहीं, कहाँ गया,
नाम नहीं दिखाई दे रहा मुझे, ये रहा ग्रीगेरियन कैलेंडर। ये अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया कैलेंडर है। जो ग्रीगेरियन कैलेंडर है उसके हिसाब से हैप्पी न्यू ईयर होता है 1 जनवरी को। ये जो कैलेंडर तैयार हुआ है ना, ग्रीगेरियन कैलेंडर, ये तैयार हुआ है सौर चक्र के आधार पर, कि हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस आधार पर चक्कर काटती है, कितना समय लेती है। अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाओं के आधार पर ये ग्रीगेरियन कैलेंडर तैयार हुआ है। उसी के आधार पर हैप्पी न्यू ईयर बनता है 1 जनवरी को। लेकिन एक विक्रम संवत है जिसे हम हिंदी कैलेंडर भी बोलते हैं, विक्रम संवत 2078 के आधार पर यह चला था। इसके हिसाब से हमारा जो हैप्पी न्यू ईयर बनता है वो बनता है 30 मार्च को। और जो पहला महीना होता है उसे बोलते हैं चैत्र। क्या बोलते हैं उसे? चैत्र बोलते हैं, चैत्र, हैप्पी न्यू ईयर का पहला महीना। तो 30 मार्च को ये विक्रम संवत चलता है। और इसके हिसाब से जो ये 2025 चला है, इसको 2082वां वर्ष बोलेंगे, 2082 संवत, विक्रम संवत के हिसाब से। बात समझ में आ गई? ये जो कैलेंडर तैयार हुआ है, ये कैलेंडर तैयार हुआ है चांद और सौर की परिक्रमा के आधार पर, कि हमारी पृथ्वी तो सूरज के चारों ओर चक्कर काटती है, लेकिन चांद भी तो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटता है। तो इसके आधार पर ये विक्रम संवत तैयार हुआ है। और ये एक खुशी पर विक्रम संवत ये कैलेंडर बनाया था। एक उज्जैन के राजा थे विक्रमादित्य, इतिहास पढ़ेंगे, उत्पत्ति और इतिहास। ये रहा विक्रम संवत युग की स्थापना उज्जैन के महान राजा विक्रमादित्य। कब की बात है ये? 57 ईसा पूर्व, 57 BC, बिफोर क्रिस्ट। 57 ईसा पूर्व में इन्होंने शकों पर अपनी जीत हासिल की थी। और इसी खुशी में इन्होंने ये संवत चलाया था, विक्रम संवत, राइट, विक्रम संवत। तो इसके आधार पर जो हैप्पी न्यू ईयर मनाया जाएगा वो 30 मार्च को मनाया जाएगा। और अगर आप नोट करोगे, हमारे भारत के स्टेट्स में ज़्यादातर फसल 30 मार्च के बाद ही कटना शुरू होती है। तो इसके आधार पर हमने कुछ फेस्टिवल्स भी मनाए। हमारे देश में अलग अलग स्टेट्स में कुछ फेस्टिवल बनते हैं जिन्हें न्यू ईयर फेस्टिवल्स बोल देते हैं, या फिर फसल हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स बोल देते हैं। जैसे पंजाब में बैसाखी मनाई जाती है, उगादी मनाई जाती है, गुड़ी पड़वा मनाई जाती है महाराष्ट्र में। तो वे फेस्टिवल पेपर में पूछे जाते हैं स्टैटिक जीके के तौर पर, उनको भी याद करेंगे हम। पहली बात समझ में आ गई कि विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व से शुरू होता है। शकों पर जीत हासिल की थी राजा विक्रमादित्य ने, जो उज्जैन के थे। और इसी के आधार पर उन्होंने विक्रम संवत चलाया था। इसके आधार पर जो हमारा पहला महीना रहेगा वो चैत्र का रहेगा, और हैप्पी न्यू ईयर मनेगा 30 मार्च का। उम्मीद करता हूँ सभी को ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो अब इसके आधार पर जो ये हिंदू नववर्ष है वो कैसे मनाया जाता है, तो हिंदू नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के रूप में भी जाना जाता है। और लगभग ये उत्तर भारत में, पूरे भारत में मन जाता है, लेकिन उत्तर भारत में विशेष फोकस रहता है। जैसे गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। कुछ धार्मिक अनुष्ठान भी होते हैं, भक्त मंदिरों में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपनी समृद्धि के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। महाराष्ट्र में इसी त्योहार को गुड़ी पड़वा के नाम से जानते हैं, गुड़ी पड़वा। ये पेपर में पूछे जाते हैं मेरे भाई, ध्यान रखना। महाराष्ट्र में बनता है गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा का मतलब यह है कि घरों में गुड़ी, गुड़ी यानी कि चमकीले कपड़े, नीम के पत्तों से बनी बांस की छड़ी, इनसे सजाया जाता है, उसी को बोलते हैं गुड़ी। तो महाराष्ट्र में जो गुड़ी है, यानी कि चमकीले कपड़े पहन करके, नीम के पत्तों से बनी बांस की छड़ी से सजा करके, इस तरीके से वहाँ पे अनुष्ठान भी बनाए जाते हैं। तो इसी नाम से ये त्योहार का नाम पड़ गया गुड़ी पड़वा। कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र में। उगादी, ये भी एक फसल हार्वेस्टिंग त्योहार है या हैप्पी न्यू ईयर का त्योहार है। उगादी जो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक इस क्षेत्र में मनाया जाता है। तो इसमें क्या करते हैं उगादी लोग? पचड़ी तैयार करते हैं। पचड़ी क्या होता है? एक प्रकार का ये डिश होता है, अलग अलग जीवन के विभिन्न स्वादों का प्रतीक, और एक प्रकार का ये व्यंजन है, एक प्रकार का ये डिश है पचड़ी, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में उगादी मनाया जाता है। नवरे, कश्मीर में नवरे, वहाँ जो कश्मीरी हिंदू लोग हैं वे दावत करते हैं, उस त्यौहार को नवरे बोलते हैं। और पंजाब में बैसाखी, जब फसल कटने को आती है तो वहाँ पे बैसाखी मनाई जाती है। फसल उत्सव है, सिख नववर्ष का प्रतीक है। अभी एक मूवी आई है जाट करके, उसमें बताया गया कि जाट ऑन बैसाखी आ रही है 10 अप्रैल को। यानी कि जो बैसाखी है वो वहाँ जो फसल कटती है उससे पहले मनाया जाता है त्यौहार। पंजाबी लोग बड़े उत्साह के साथ ये त्यौहार मनाते हैं। तो बैसाखी पंजाब में, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ेंगे। कुछ ये स्टेट्स है, इस मैप के माध्यम से याद करो। देखो ये हमारा भारत है, इस भारत में आप स्टेट्स तो जानते होंगे सभी। ये वाला लद्दाख है, और ये जम्मू कश्मीर है। ये हिमाचल प्रदेश है, ये उत्तराखंड है,
और नीचे आओगे तो ये हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश है ग्रीन से कलर में, और ये पूरा उत्तर प्रदेश है, राइट। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक उत्तर प्रदेश है। ये हरियाणा है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में छोटी सी दिल्ली है। और ये क्या है, ये है पंजाब, 5 नदियों से घिरा हुआ स्थान। ये राजस्थान है, ये गुजरात है, राइट। ये मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश से निकल के बना था छत्तीसगढ़। ये बिहार है, बिहार से निकल के बना था झारखंड। फिर आप देखोगे ये पश्चिम बंगाल है, ये बांग्लादेश हो गया। ऊपर जाओगे पश्चिम बंगाल यहाँ तक है, यहाँ तक। यहाँ इसके बाद इसे नेक बोलते हैं, एक बहुत ही सेंसिटिव एरिया है ये इंडिया का। इसी माध्यम से हम नॉर्थ स्टेट्स में सारी सुविधाएं पहुंचा पाते हैं। और जो ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है, ये अरुणाचल प्रदेश है, ग्रीन कलर में ये असम है, और इसके अंदर ये मेघालय है, मेघालय। नीचे आओगे नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, और ये है त्रिपुरा, जो 3 जगह से बांग्लादेश इससे घिरा हुआ है। फिर ये सारे स्टेट्स मैंने तुम्हें बताया। अब इन्हीं स्टेट्स में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं वो भी समझेंगे। लेकिन नीचे आओ, ये वाला जो स्टेट्स दिख रहा है ना आपको, ये है महाराष्ट्र और ये है कर्नाटक। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में एक छोटा सा स्टेट है गोवा, पुर्तगालियों से लिया था हमने ये गोवा, राइट। इधर आओगे आंध्र प्रदेश है, ये आंध्र प्रदेश। इसी आंध्र प्रदेश से कट करके यहां बना है तेलंगाना। ये स्टेट है एक तेलंगाना, जिसके मैंने तुम्हें आंध्र प्रदेश के अभी बताया मुख्यमंत्री, बताओ कौन है, तो आप कहोगे सर चंद्रबाबू नायडू है जी। और इधर देखोगे ये तमिलनाडु है और ये केरल है। सारे स्टेट्स मैंने तुम्हें एक बार रिकॉल करा दिए, सभी को क्लियर होगी बात। अब इसके फेस्टिवल को याद करो, ध्यान से सुनो। देखो नवरेह J&K जम्मू कश्मीर में, यानी कि यहाँ मनाया जाता है। और ये येलो कलर क्या दर्शाता है, येलो कलर दर्शाता है कि ये त्यौहार मार्च और अप्रैल के महीने में मनाते हैं लोग, राइट। ग्रीन कलर दिखाता है कि अप्रैल के मंथ में मनाते हैं। ब्लू कलर दिखाता है अक्टूबर नवंबर में त्यौहार मनाया जाता है वहाँ पर। और दिसंबर पिंक कलर में आपको दिखेगा, दिसंबर में यहाँ त्यौहार मनाए जाते हैं। जैसे अब इस मैप को ध्यान से याद करो, बहुत अच्छे से याद करो। जो ये ग्रे कलर में है, ग्रे कलर में किसी स्टेट्स में त्यौहार नहीं बताए गए, वो यहाँ बताए गए, है ना। ग्रे कलर को इधर ब्लू कलर में बताया गया। पहले इसी मैप को समझो, सिर्फ इस वाले मैप को। जम्मू कश्मीर में हो गया नवरेह, कश्मीरी हिंदू मनाते हैं, क्लियर होगी बात। और पंजाब में हो गया बैसाखी, पंजाब में त्यौहार है बैसाखी। पिंक कलर यानी दिसंबर के महीने में मनाया जाता है लोसूंग। सिक्किम में लोसंग भी बोल देते हैं इसको, लोसूंग भी बोल देते हैं इसको, लोसांग भी बोल देते हैं इसको, अलग अलग नाम से पेपर में दिखेगा ये आपको। तो लोसंग, लोसूंग, लोसांग, ये ध्यान रखना। सांग सूंग संग, सूंग सांग संग, ये चल रहा है बस, है ना। तो लोसूंग लोसांग ये सब सिक्किम में मनाए जाते हैं। ये त्यौहार लोसंग वाला सिक्किम में। असम में मनाया जाता है बिहू, और असम वाला पोर्शन ये है ग्रीन कलर में है, यानी कि अप्रैल के मंथ में बिहू। तो यानी कि ये हैप्पी न्यू ईयर वाला ही त्यौहार है, एक फसल हार्वेस्टिंग का त्यौहार है नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में। अब बात करते हैं इधर आओ नीचे, ये देखो सजबू चेरियोबा मणिपुर में मनाया जाता है, ठीक है। चेरियोबा मणिपुर में मनाया जाता है। फिर और नीचे आओगे पोहेला बोईसाख, बंगाल में बोईसाख, वहाँ की भाषा ही कुछ ऐसी है, जैसे रसगुल्ला को ऐसे बोलते हैं रोसगुल्ला, ठीक। तो बोईसाख ऐसे, बोईसाख कहाँ, बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, याद रहेगा सभी को। और नीचे आओगे आप देखोगे ये बिसुआ संक्रांति उड़ीसा में मनाई जाती है। एक होती है मकर संक्रांति, एक होती है बिसुआ संक्रांति। तो जो बिसुआ संक्रांति है ये उड़ीसा में मनाई जाएगी, उड़ीसा, ठीक है। तमिलनाडु में पुथांडु फेस्टिवल के नाम है, स्टैटिक जी के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर से याद हो जाएंगे। पुथांडु तमिलनाडु में। फिर केरला में विशु, विशु जो है केरला में मनाया जाता है। और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन 3 राज्यों में उगादी के नाम से फेस्टिवल मनाया जाएगा, उगादी। महाराष्ट्र और गोवा में गुड़ी पड़वा, और इधर बेस्तु वारस गुजरात में। पिंक ये जो है ब्लू कलर में हो रहा है, यानी कि ये अक्टूबर नवंबर में मनाया जाता है। अपनी कॉपी में नोट कर लेना, इनको बार बार रिवाइज करना। अभी मैं आप लोगों की क्लास ले रहा हूँ, शाम के टाइम फ्री होकर के जरूर रिकॉल कर लेना अपने सारे नोट्स को, अगर सिलेक्शन चाहते हो तो, ठीक है। यहाँ मैं याद कराने की कोशिश करूँगा, आप लोगों को अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करूँगा। नोट्स बनाओ बैठ करके अपने, और इनको रिवाइज करो बार बार, जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उतना बढ़िया होगा। क्वेश्चंस के माध्यम से भी अब कर लेंगे। अभी एक बार इस मैप को भी समझ लो, यहाँ से भी याद करो फिर से। देखो लोसार बताया था मैंने तुम्हें, सिक्किम, लोसांग लोसार ऐसे बोल सकते हैं। फिर आप देखोगे इधर, ये किसका था बताओ, मणिपुर का था, ये मणिपुर। बिहू असम का था, असम का, ठीक है। अच्छा जी, इधर आ जाओ, नवरेह देखो जम्मू कश्मीर का है, बैसाखी पंजाब का है, ठीक। ये बैसाखी पंजाब का है। ऊपर जम्मू कश्मीर वाले पोर्शन में भी थोड़ी बहुत बैसाखी मनाई जाती है।
चैत्र नवरात्रि उत्तर प्रदेश में, चैत्र नवरात्रि राजस्थान में। ठीक, ये आपको दिखाई नहीं दे रहे होगे, थोड़ा सा इसको जूम कर लेना। चैत्र नवरात्रि, सारे जितने भी ग्रीक कलर थे यहाँ पे ज़्यादातर नवरात्रि हो रही है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ईस्ट इंडिया में, इसमें सॉरी ईस्ट इंडिया बोल रहा हूँ, मिडल इंडिया में। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा, बेसुबे संक्रांति, बेसुआ संक्रांति उड़ीसा में, अभी बताया था तुम्हें। उगादी तेलंगाना में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है, कर्नाटक में भी है, याद रहेगा। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र और गोवा, ये देखो उगादी उगादी 3 जगह है। पुथांडु तमिलनाडु में है, लेकिन केरला में है विशु। एक चीज़ और ध्यान रखना, कन्फ्यूजन होता है कई बार, तमिलनाडु पूर्व की साइड में है भाई, पूर्व की साइड में तमिलनाडु है और पश्चिम में है केरला। ठीक, और अब ये मैप तुम्हें समझा दिया मैंने। अब एक बार ये देख लो, ये क्या लिखा हुआ है। जो हल्के येलो कलर में है, लाइट येलो कलर में है, 1 जनवरी सन के पात के आधार पर। थोड़ा सा डार्क येलो है वहाँ 13, 14, 15 अप्रैल, ये सन के आधार, सन के रास्ते के आधार पर ये सभी हैप्पी न्यू ईयर का सेलिब्रेशन है। मार्च अप्रैल में जो हैप्पी न्यू ईयर मनाया जा रहा है वो मून्स के आधार पर, मून के रास्ते के आधार पर, चंद्रमा के रास्ते के आधार पर। तो उम्मीद करता हूँ सभी को ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, सबने याद भी कर लिए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। चलो बताओ, अब याद करो, बैसाखी कहाँ था? पंजाब, आपको हो गया सर पंजाब था। पोहांग बिहू बताओ कहाँ था ये? आपको हो गया सर असम में था। उगादी की बात करूँ, उगादी आपको हो गया सर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका, 3 स्टेट्स में था। इसका बताओ, आपको हो गया सर ये था हिमाचल में, याद कर लेना, हिमाचल में था। होली पूरे उत्तर भारत में मनाई जाती है लगभग, और जो होली है इसके इम्पोर्टेंस ये है कि एक तो राधा कृष्ण है ना, इनके आधार पे इनके प्रेम को दर्शाती है ये रंग बिरंगी जो है होली से जो बुराई है हमारे उसके ऊपर अच्छाई की जीत हुई थी। और एक प्रहलाद आता है, प्रहलाद जो है अपने उनके जो पिताजी थे उनकी जो है हिरण्यकश्यप, उनकी हत्या कर दी थी नरसिंह अवतार लेकर के विष्णु जी ने। तो वहाँ पर भी जो है ये बुराई का प्रतीक है, बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत, उसके लिए हम ये होली का त्यौहार बनाते हैं। ठीक है, हाँ। सजीबू चेरोबा ये क्या है? ये मणिपुर का है, राइट। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का है। इस्लामिक न्यू ईयर, एक इस्लाम जो होता है उनका भी हैप्पी न्यू ईयर चलता है। मुहर्रम के महीने का जो पहला दिन होगा उसे हैप्पी न्यू ईयर बोलेंगे, उसे हिजरी बोलते हैं, हिजरी के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना सभी। ये नवरोज है, नवरोज जो सिंधी लोग होते हैं, नवरोज होते हैं जो ईरानी पारसी लोग जो होते हैं वो त्यौहार मनाते हैं नवरोज का, ध्यान रखना, पारसी लोग। चेती चांद ये सिंधी लोग का है, सिंधी कम्युनिटी जो है वो इस त्यौहार को मनाती है। महाशिवरात्रि जो हमारा फागुन वाला मंथ होता है, चैत्र के बाद आता है, सबसे लास्ट वाला मंथ होता है फागुन का, ये भी याद कराऊंगा मैं तुम्हें अभी। तो इसके पहले 15वें दिन में, जो पहले 15वां दिन बैठेगा यानी कि लगभग 14 फरवरी को महाशिवरात्रि आती है। एक हिंदू त्यौहार है ये महाशिवरात्रि, और भगवान शिव की इसमें आराधना होती है। मकर संक्रांति, मकर रेखा जो है उसके आधार पर, जब मकर यानी कि जो सर्दियों की यानी कि दिवाली जब आती है, दिवाली के बाद ये त्यौहार मनाया जाता है। मकर संक्रांति दिवाली के आसपास का ये त्यौहार है। और विशु जो है केरला का है। पोहेला बोईसाख उड़ीसा का है, सॉरी बंगाल का है, तो बोईसाख ये बंगाल का है, ध्यान रखना। पोंगल तमिल का है, तमिलनाडु। दिवाली पूरे इंडिया में। नवरात्रि दुर्गा पूजा के लिए जो गोडेस है, जो देवी है दुर्गा देवी, उन्होंने जो है 9 महीने तक जो है एक गुफा में रह करके जीवन बिताया था। और एक उनके पीछे जो है क्या नाम है, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, भैरव बाबा, हाँ भैरव बाबा की जो है हत्या की थी। तो नवरात्रि जो है दुर्गा माता की पूजा करने के लिए मनाया जाता है। और पुथांडु ये भी तमिलनाडु में है। अब देखो याद हो गए ना सभी को ये त्यौहार। अब एक बार जान लेते हैं हिंदू कैलेंडर को। तो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जो पहला मंथ है वो होता है चैत्र का। मार्च और अप्रैल से शुरू होता है ये, मार्च अप्रैल से। तो चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, याद रखो, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ। फिर आषाढ़, श्रवण, भाद्रपद, आषाढ़, श्रवण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, ठीक है, मार्गशीर्ष। फिर पौष, माघ और फागुन। सबसे लास्ट का जो मंथ होता है हिंदू कैलेंडर में वो होता है फागुन। तो सबसे पहला चैत्र, सबसे लास्ट का फागुन, फरवरी मार्च से चलता है। और हैप्पी न्यू ईयर शुरू होता है हमारा 30 मार्च को, 30 मार्च और 31 मार्च।
मून के आधार पर होता है ये जो पूरा का पूरा हिंदू कैलेंडर है वो मून के आधार पर, मून के रास्ते के आधार पर तैयार हुआ है, और सन के आधार पर ग्रेगोरियन कैलेंडर। याद कर लोगे, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, अगली न्यूज पर आएंगे। ये पहली न्यूज थी, अगली न्यूज को समझो। अभी आपने एक खबर सुनी थी कि म्यांमार में जो है भूकंप आया था, और उस भूकंप की वजह से बहुत सारी जो बिल्डिंग्स है, जो लोग हैं वो घायल हो गए। तो भारत ने एक ऑपरेशन शुरू किया था, नाम था ऑपरेशन ब्रह्मा। इस पीडीएफ की जो इंपॉर्टेंट बात है उनको मैंने हाईलाइट भी कर रखा है, और ये पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पर ही मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। एप्लीकेशन पर डाल दूंगा इस पीडीएफ को, इस क्लास का लिंक भी डाल दूंगा, जरूर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, और इस पीडीएफ को डाउनलोड करके भी आप पढ़ सकते हो। तो म्यांमार में अभी जो भूकंप आया था 7.7 तीव्रता का विनाशकारी भूकंप, उनकी सहायता के लिए मानवीय मिशन हमने भेजा है, ऑपरेशन ब्रह्मा। याद रखना ये बात, ठीक है। और ये सदी से भी ज़्यादा समय में आए सबसे शक्तिशाली भूकंप ने व्यापक विनाश किया। इसमें लगभग 1600 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। बहुत तगड़ा भूकंप था ये। भूकंप को हम जो पढ़ते हैं सिस्मोलॉजी, भूकंप के जो हम मापते हैं उसकी तीव्रता को, उसको क्या बोलते हैं, उसमें बोलते हैं सिस्मोग्राफ, ठीक है। और इसकी इंटेंसिटी को हम जो है सिस्मोग्राफ में मेजर करते हैं। अगली न्यूज को ध्यान देना। अगली न्यूज, 1 अप्रैल 2025 को राष्ट्रमंडल के 7वें महासचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है शर्ली बोचवे ने। शर्ली बोचवे, और ये अफ्रीका की पहली महिला बन गई है जिन्होंने राष्ट्रमंडल की महासचिव के रूप में पद ग्रहण किया है। राष्ट्रमंडल होते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स, कॉमनवेल्थ नेशंस, जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज है। तो कॉमनवेल्थ कंट्रीज आपस में एक दूसरे के प्रति कोई तकनीकी साझा करनी है, कोई इकोनॉमी कुछ साझा करना है, ट्रेड को साझा करना है, तो उनके लिए जो है ये मंडल बना हुआ है, राष्ट्रमंडल। और इसकी जो पहली अफ्रीका महिला महासचिव बनी है वो है शर्ली बोचवे। ये घाना की रहने वाली है, घाना की, घाना देश की। याद रखोगे शर्ली बोचवे क्वेश्चंस के माध्यम से, और लास्ट में क्वेश्चंस आएंगे, देखूंगा मैं कितने याद कर पाओगे आप क्वेश्चंस को। अगली न्यूज है, प्रोजेक्ट है टाइगर ट्रिम्प। टाइगर ट्रिम्प, ठीक है। टाइगर ट्रिम्प एक मानवीय सहायता और आपदा राहत वाला अभ्यास है। ये एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं है, ये कोई युद्ध एक्सरसाइज नहीं है, ये आपदा राहत देने वाली एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। त्रिसेवा एक्सरसाइज है। त्रिसेवा का मतलब ये हो गया कि हमारी तीनों सर्विस इसमें रही है, ट्राई सर्विस रही है इसमें, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों का। और द्विपक्षीय का मतलब यह है कि दो पक्षों के बीच, यानी कि दो देशों के बीच। कौन कौन से वो दो देश है, एक भारत देश और एक अमेरिका देश। तो भारत की ट्राई सर्विस, अमेरिका की भी ट्राई सर्विस, और जहां ट्राई सर्विस होती है यानी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों जुड़ती है दो देशों की, तो उसको हम बोलते हैं द्विपक्षीय त्रिसेवा। द्विपक्षीय त्रिसेवा, ठीक है। मानवीय सहायता और आपदा राहत, इसका जो संस्करण है 1 अप्रैल को ये विशाखापट्टनम में शुरू हुआ है, ठीक है, विशाखापट्टनम में। तो इसमें जो नेवी की तरफ से है INS जलाश्च, ये ध्यान रखना। तो कुछ है INS जलाश्च, घड़ियाल, मुंबई और शक्ति। INS का मतलब होता है इंडियन नेवल शिप्स, इंडियन नेवल शिप्स। INS हर शिप से पहले ये नाम लिखा जाता है INS। तो एक तो जलाश्च है, घड़ियाल है, मुंबई है, शक्ति है, इन्होंने इसमें जो है पार्टिसिपेट किया है। इसके साथ साथ कुछ समुद्री गश्ती विमान है, इन्फेंट्री ब्रिगेड है आर्मी वालों की, 12 मैक इन्फेंट्री बटालियन के साथ सैन्य दल है, वायुसेना के है C-130 विमान, MI-17 हेलीकॉप्टर, रैपिड एक्शन मेडिकल टीम, इन सभी ने भाग लिया है। अमेरिका की ओर से अमेरिका नौसेना के जहाज है, नाम है उसका कॉमिस्टॉक, राज जॉनसन, अमेरिकी मरीन डिवीजन, इनके सैनिक सभी भाग ले रहे हैं। विशाखापट्टनम में हुई है ये, कौन सी है प्रोजेक्ट, टाइगर ट्रिम्प। क्लियर होगी बात सभी को, आगे बढ़े। अगली न्यूज क्या है जी, अगली न्यूज RBI ने एक बात बताई है। RBI ने कहा है कि 2000 के नोटों पर 98.21% रिटर्न आ चुका है। आप सभी जानते हो कि 2000 के नोट बंद कर दिए गए थे। कब किए गए थे, 19 मई 2023 को। देखो हाईलाइट किया है मैंने, 19 मई 2023 को RBI ने 2000 नोटों को बंद कर दिया था। और उसके बाद ये कहा था कि भाई अपने जिसके पास भी 2000 के नोट है इन्हें जमा कराओ, इसका प्रचलन अब बंद होने वाला है। तो उसमें से 98.21% आ चुके हैं, और 2.89% 2.79% अभी भी प्रचलन में है, अभी भी ये जमा नहीं हुए हैं। तो उसने बताया RBI ने कि भाई 3.56 लाख करोड़ रुपए के 2000 रुपए के नोट प्रचलन में थे, जो अब 31 मार्च 2024 तक घटकर
6,366 करोड़ रुपए रह गए हैं, यानी कि अभी इतने नहीं जमा हुए हैं, इतने करोड़ रुपए अभी तो जमा नहीं हुए हैं, 2000 के चल रहे हैं अभी। ठीक है, आरबीआई के बारे में, आरबीआई का हेडक्वार्टर ध्यान रखना, आरबीआई के अभी गवर्नर कौन है, ये सभी होमवर्क है, आप लोग कमेंट करके बताओ सभी। ठीक है, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935। चलो ये तो मैंने ही बता दिया। नेक्स्ट बढ़ेंगे, अगली न्यूज़ को जानेंगे। अगली न्यूज़ क्या हुई है? अगली न्यूज़ के बारे में यह है कि चिली के राष्ट्रपति, नाम है इनका गैब्रियल बोरिक फोंट। चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक फोंट द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत आए हैं। चिली के राष्ट्रपति, तो इस न्यूज़ को थोड़ा सा कवर करते हैं और डिटेल में जानते हैं इसके बारे में। डिटेल में कुछ है ही नहीं इसके बारे में, तो बस आपसे यही ध्यान रखना है कि ये इनके चिली के जो राष्ट्रपति है भारत आए हैं, इनका नाम है गैब्रियल बोरिक फोंट, गैब्रियल बोरिक फोंट। ठीक है, और जो राष्ट्रपति जी आए तो राष्ट्रपति से मिलेगी, तो आप देखोगे हमारे भारत के राष्ट्रपति है इधर, द्रौपदी मुर्मू जी बैठी हुई है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट न्यूज़ पर आएंगे। इंपॉर्टेंट नाम है भारत का, घुड़सवार निहारिका सिंघानिया। ये घुड़सवार है, पूछा जा सकता है पेपर में कि निहारिका सिंघानिया किस खेल से संबंधित है, तो आप कहोगे सर ये घुड़सवार से संबंधित है। 1 अप्रैल 2025 को युवा भारतीय घुड़सवार निहारिका सिंघानिया ने बेल्जियम में प्रतिष्ठित एजेल होप CSI लियर प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया है। तो अंतर्राष्ट्रीय सवारों के साथ प्रतिस्पर्धा कंपटीशन करते हुए उन्होंने असाधारण कौशल और संयम का प्रदर्शन किया। तो एजेल होप में जो ये घुड़सवारी प्रतियोगिता हुई, इसमें निहारिका सिंघानिया ने पहला स्थान प्राप्त किया है, यानी कि गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है, और ये भारत की रहने वाली है, निहारिका सिंघानिया। नेक्स्ट न्यूज़ ये थी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने NHAI ने राजमार्गों पर टोल टैक्स बढ़ा दिया भाई 5%, यानी कि अगर आपकी कार से कहीं 160 रुपये लिए जाते थे, तो अब इसका 5% कितना, लगभग 5%। तो अगर मैं इसके 5% की बात करूँ तो 16 पंजे 80, यानी कि 8 रुपये और बढ़ जाएंगे, 168 से 170 रुपये के बीच अब आपका टोल इसमें बढ़ जाएगा। ओके, पैसे बढ़ा दिए कुछ NHAI ने। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। अगली न्यूज़ है बिम्स्टेक को लेकर के। बिम्स्टेक एक संगठन है, ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन, बिम्स्टेक नाम में छिपा हुआ है बे ऑफ बंगाल। फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, याद रखना, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो मल्टी सेक्टरल का मतलब ये होगा कि बहुत सारे क्षेत्रों में टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन करना है इसमें। तो बिम्स्टेक की अगर मैं बात करूँ, इसमें कितने मेंबर है, तो इसमें टोटल 7 मेंबर है, 7 मेंबर। जो बंगाल की खाड़ी के आसपास वाले देश है, जिसमें हमारा प्यारा सा भारत भी है, तो आप देखोगे कौन कौन से देश हो गए, ये भारत, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, थाईलैंड, म्यांमार, ये सभी 7 देश है जो बिम्स्टेक के मेंबर है, जो आपस में एक दूसरे के साथ तकनीक को साझा करते हैं, इकोनॉमिक ट्रेड को साझा करते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन को साझा करते हैं। तो जो दक्षिण एशिया वाला पोर्शन है, साउथ एशिया वाला जो पोर्शन है, उसमें ये बिम्स्टेक बखूबी काम करता है। मैप के माध्यम से समझोगे तो देखो, ये हमारा इंडिया है, ये बांग्लादेश है, इधर नेपाल है, ऊपर भूटान है, ठीक है, म्यांमार है, थाईलैंड है, ठीक, ये सभी जो है देश इसके मेंबर है, और नीचे श्रीलंका भी है। इनके फ्लैग याद करो मेरे भाई, फ्लैग अक्सर जो आर्मी CDS वगैरह टेरिटोरियल आर्मी, उनमें अक्सर पूछ ले जाते हैं। तो देखो बांग्लादेश का जो फ्लैग है, उसके ग्रीन कलर में ये रेड कलर का एक सर्किल है, ठीक है, और बिल्कुल रिएक्टेंगुलर है, ये सारे फ्लैग रिएक्टेंगुलर है, नेपाल वाले को छोड़ करके। नेपाल का फ्लैग रिएक्टेंगुलर नहीं है, 2 फ्लैग से इसमें उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, ठीक। तो नेपाल का थोड़ा सा अलग है, भूटान का फ्लैग इस तरीके का, एक ड्रैगन चल रहा है इसमें, और ये थाईलैंड का फ्लैग है, ये म्यांमार का है, ये इंडिया का है हमारा प्यारा सा, और ये श्रीलंका का है। तो इसका 6ठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 4 अप्रैल को हुआ है। कहाँ हुआ है? ये बैंकॉक थाईलैंड में ये हो चुका है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था, और अब इसकी अध्यक्षता 2025 से लेकर के 2027 तक 2 सालों के लिए अध्यक्षता रहती है। ये अब सौंप दी गई है बांग्लादेश को। अब बिम्स्टेक की अध्यक्षता बांग्लादेश करेगा 7वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की, यानी कि 6ठे वाले की करी है थाईलैंड वाले ने, और कहाँ हुई है? ये बैंकॉक में हुई है। समझ आ गई बात सभी को? आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा इसमें और डिटेल में जानेंगे। इसके विषय की अगर मैं बात करूं, थीम की बात करूं, तो बिम्स्टेक का विषय रहा है समृद्ध, लचीला और खुला, राइट।
जो व्यापार, सुरक्षा, संपर्क, मानव सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने पर संगठनों के फोकस को दर्शाता है। एक क्षेत्रीय संगठन है और इसमें 7 सदस्य देश है, मैंने तुम्हें अभी बताया। 1997 में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखना। और आर्थिक और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने का इसका काम है। ठीक, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना PDF डाउनलोड करके इसकी। और यह शिखर सम्मेलन दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक सेतु के रूप में काम करता है। दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण एशिया, पूर्व में ये आ जाते हैं जैसे म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, ये सभी जो साउथ ईस्ट एशियन है ना, साउथ ईस्ट एशियन एसोसिएशन, उनके बीच में एक सेतु का काम करता है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट न्यूज, लोकसभा में गर्मागर्म बहस के बीच वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पारित किया गया है। तो जो वक्फ बिल था वो पारित हो चुका है, अब ये कानून बन चुका है। और ये कानून क्या कहता है? ये कानून कहता है कि वक्फ की जो प्रॉपर्टीज है उसका सही तरीके से सदुपयोग नहीं हो रहा था, मुसलमानों को उसका जो है बेनिफिट नहीं मिल पा रहा था, तो उसको थोड़ा सा संशोधित करते हुए इसमें जो है इसके सदस्यों को जो है चेंज किया गया है, बोर्ड के सदस्यों को, वक्फ बोर्ड के। और इसमें महिलाओं की भागीदारी जो है बढ़ाई गई है वक्फ बोर्ड में। ठीक है, तो सरकार ने कहा है कि भाई इसमें जो है महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी तो जो लैंगिक जो जेंडर न्यूट्रलिटी है वो होगी और महिलाओं को भी मौका मिलेगा। मुस्लिम संप्रदाय और महिलाओं का प्रतिनिधित्व इसमें अनिवार्य कर दिया गया है। और ये सारी चीज़ किसने, ये बिल किसने पेश किया है? केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू, इन्होंने ये बिल पेश किया। जब भी पार्लियामेंट में कोई बिल पेश किया जाता है तो जिस फील्ड से वो बिल है उसी फील्ड के मंत्री उसको पेश करते हैं। कुछ निजी मंत्री भी निजी बिल को पेश कर देते हैं। और अभी सेशन ख़त्म हो चुका है पार्लियामेंट का, अब नया जो सेशन चलेगा वो मानसून सेशन चलेगा। पॉलिटी में समझाऊंगा ये सारी चीज़ें, यानी कि जब हमारी मैथ्स की क्लास होगी ना उसके साथ में जो GK GS हम पढ़ेंगे उसमें ये सारी चीज़ें मैं तुम्हें डिटेल में समझाऊंगा। डेली रेगुलर बने रहो अब क्लास के साथ में, अब आप लोगों को रेगुलर क्लास मिला करेगी। तो ये ध्यान रखना, केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री कौन है? किरण रिजिजू है, राइट। ओके, ये वाली लाइन भी पढ़ो। रिजिजू ने वक्फ कानून के दुरुपयोग की अनुमति देने के लिए UPA सरकार के तहत 2013 के संशोधन की आलोचना की थी। पहले भी संशोधन हो चुका है 2013 में, उस समय UPA सरकार वो सरकार है जिसमें कांग्रेस पार्टी जिसको लीड करती है, कांग्रेस पार्टी और साथ में उनके अन्य पार्टी सदस्य, उन सभी को बोलते हैं UPA। उनका सबका एक नाम है UPA, को लीड करती है कांग्रेस पार्टी, है ना, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव एलियंस, कुछ ऐसा नाम है इसका। और NDA, नेशनल डेमोक्रेटिक एलियंस, इसमें भाजपा जो है इसको लीड करती है, भाजपा और प्लस उनके सहयोगी पार्टी, अन्य पार्टी, उस संगठन को NDA बोलते हैं। समझ आ गई बात? आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, अगली जो न्यूज है, पूनम गुप्ता RBI की डिप्टी गवर्नर इनको नियुक्त किया गया है। एक होते हैं RBI के गवर्नर, ये आपका होमवर्क है, मुझे कमेंट करके बताना अभी कौन है RBI के गवर्नर। और डिप्टी गवर्नर मैंने बताई दिया तुम्हें अभी कौन बने हैं, इनको कौन नियुक्त किया गया है, कौन है ये? पूनम गुप्ता, इनका नाम है जी पूनम गुप्ता। ओके, देख लेना, ये तस्वीर है इनकी, पूनम गुप्ता RBI के डिप्टी गवर्नर। अगली न्यूज, नेक्स्ट न्यूज ये है, 3 अप्रैल 2025 को भारतीय मुक्केबाज मनीष राठौर, हितेश ने मुक्केबाजी जीता भी है स्वर्ण पदक। और अविनाश जामवाल, ब्राजील में हुई है विश्व मुक्केबाजी कप, ब्राजील में विश्व मुक्केबाजी कप में अपने अपने भार वर्ग में सेमीफाइनल में पहुंचे। ये सेमीफाइनल में पहुंचते हुए फाइनल को जीत भी गए और हितेश ने स्वर्ण पदक भी जीता है विश्व मुक्केबाजी कप में। और ये पहले इंडियन बन गए ऐसे ब्राजील में होने वाले जिन्होंने विश्व मुक्केबाजी कप में वर्ल्ड कप स्वर्ण पदक जीता है। ठीक, तो अविनाश जामवाल जो है ये 65 किलोग्राम वर्ग में थे, हितेश जो है 70 किलोग्राम वर्ग में थे और मनीष राठौर 55 किलोग्राम वर्ग में थे। ठीक है जी, नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे। तो आप देख सकते हो ये हितेश की फोटो है और हितेश विश्व कप 2025 के फाइनल में पहुंचने वाले भारतीय, ये फाइनल में भी पहुंचे और इन्होंने जीत भी लिया। पण है ना, मेहनत करोगे तो भाई जीतेगे तो है ही। ये देख सकते हो आप, इनकी फोटो है हितेश की। आगे बढ़ो, अगली न्यूज, DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO और भारतीय सेना ने मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली, सतह से हवा में यानी कि धरती से हवा में मार करने वाली ऐसी एक मिसाइल की जो है सफल परीक्षण किया है।
और जब भी मिसाइल वगैरह का परीक्षण वगैरह किया जाता है तो एक द्वीप पर किया जाता है जिसका नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, राइट। तो ये जो मिसाइल होती है हमारी दो प्रकार की होती है, एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल और एक होती है क्रूज मिसाइल। क्या डिफरेंस है दोनों में, इनको भी जान लो एक बार। तो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती है ऐसी मिसाइल्स जो सीधे टारगेट पे फोकस की जाती है, ये पहले ऐसे आसमान में जाती है, इनकी ये ट्रेजेक्ट्री होती है और फिर सीधे हिट करती है अपने टारगेट को। लेकिन जो क्रूज मिसाइल होती है, क्रूज मिसाइल अर्थ के पैरेलल चलती है, धरती के पैरेलल चलती है। मान लो हमने क्रूज मिसाइल को यहाँ से छोड़ा तो वो यहाँ तक जाने के बाद फिर वो पैरेलल आएगी और फिर देखेगी कि भाई यहाँ जो है धरती आ रही है तो यहीं से मुड़ जाएगी, फिर सीधी चलेगी, फिर देखेगी मेरे सामने कुछ रुकावट है और इसको मुझे हिट नहीं करना, मेरा ये टारगेट नहीं है, फिर इसके पैरेलल होती जाएगी। फिर देखेगी यहाँ कि भाई यहाँ तो हवा आई है, फिर ये ऐसे घूम जाएगी, फिर देखेगी यहाँ अर्थ है, फिर ये जाएगी और फिर देखेगी ये मेरा टारगेट था और इसको हिट कर देगी। तो क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल में यही डिफरेंस है। बैलिस्टिक मिसाइल ट्रेजेक्ट्री पाथ यूज करती है और क्रूज मिसाइल धरती के पैरेलल वाला पाथ यूज करती है। अब इनको कभी मत भूलना, ठीक है। बैलिस्टिक बॉल की तरह, जैसे बॉल एक ट्रेजेक्ट्री पाथ यूज करती है ना, तो ऐसे ऊपर से उड़ के जाती है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट न्यूज क्या है। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए पीएम मोदी को श्रीलंका के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के और ये श्रीलंका के हैं राष्ट्रपति, नाम है इनका अनुरा कुमारा। देखो हाईलाइट किया मैंने, राष्ट्रपति अनुरा कुमारा, ठीक है। और जो श्रीलंका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, उनका सम्मान का नाम है श्रीलंका मित्र विभूषण। जैसे हमारे यहाँ जो सम्मान है सबसे ऊपर कौन सा है, भारत रत्न, फिर पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म श्री, इस तरीके से चलते हैं। ऐसे श्रीलंका का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो है श्रीलंका मित्र विभूषण। तो दोस्तों की अपनी जो है दोस्ती गहराने के लिए और एक दूसरे के साथ संबंध बेहतर करने के लिए ये सम्मान वगैरह दिए जाते हैं किसी भी देश के रिप्रेजेंटेटिव्स को। नेक्स्ट न्यूज़ पर आएंगे। अगली न्यूज़ हमारे सामने ये है, सुदर्शन पटनायक फ्रेड डार्गिन सैंड मास्टर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इन्होंने रेत के ऊपर कलाकृतियाँ बनाई है और इंग्लैंड में जो है ये आयोजन हुआ था। तो इन्होंने, आप देखोगे भगवान श्री गणेश जी की 10 फुट की मूर्ति इन्होंने बनाई है रेत से, रेत प्लस पानी का यूज करके, और सबसे यूनिक वो मूर्ति बनी, तो इसलिए सुदर्शन पटनायक को इस अवार्ड को दिया गया। याद रखना भारतीय ही है ये भी, सुदर्शन पटनायक। अगली न्यूज़ पर बात करते हैं। 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। WHO इसे ऑर्गेनाइज करता है विश्व स्वास्थ्य दिवस को। तो WHO एक संगठन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आप मुझे बताओ इसका जो है एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था WHO का और कितने मेंबर है। 192 मेंबर है, तो मैंने ही बता दिया। 192 मेंबर से WHO में। इसकी थीम रही है स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य, स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य। 7 अप्रैल को मनाया जाता है स्वास्थ्य दिवस। इस अप्रैल की थीम रोकी जा सकने वाली मातृ और नवजात मृत्यु को समाप्त करने तथा महिलाओं के दीर्घकालिक स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को बढ़ावा देने पर जोर देती है। स्वास्थ्य से संबंधित हमारे भारत देश में भी कुछ योजनाएं चली हुई है, जैसे कि आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत के तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत ये चली थी आयुष्मान भारत, PMJ के नाम से इसको जानते हैं हम। तो 55 करोड़ से अधिक लोगों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए प्रति परिवार स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत कवर किया जाता है और इसके तहत 40 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए गए हैं, ठीक है। दूसरी योजना है आयुष्मान आरोग्य मंदिर। इसमें लगभग 1.76 लाख केंद्र व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करते हैं और प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान तथा राष्ट्रीय TB उन्मूलन कार्यक्रम भी हमारे देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। तो आप लोगों को होमवर्क ये है कि WHO का एस्टेब्लिशमेंट कहाँ हुआ था और WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये भी आपको बताना है। जिनेवा में है, जितने भी WW वाले हैं ज़्यादातर इनका जिनेवा में ही है। आगे बढ़ेंगे। अब हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। क्या आप लोग रेडी हो क्वेश्चंस के लिए, जितनी आपने ये एक हफ्ते की करंट अफेयर पढ़ी है? चलो जी क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं आप कितना याद कर पाए हो। पहला सवाल आप देखोगे, विक्रम संवत युग किस वर्ष ईसा पूर्व में शुरू हुआ था? तो क्या ये 78 ईसा पूर्व, 57, 320, 500? आप कहोगे सर 57 ईसा पूर्व, ठीक है। उज्जैन के राजा थे विक्रमादित्य। 57 ईसा पूर्व में शकों पर जीत हासिल की थी, उसी के उपलक्ष्य में इन्होंने विक्रम संवत चलाया था। और ये जो हमारा हिंदू कैलेंडर है इसमें जो पहला मंथ है वो है चैत्र और 30-31 मार्च को हैप्पी न्यू ईयर मनाया जाता है।
सबसे जो लास्ट का मंथ है वो है फागुन, फरवरी मार्च का। और ये चंद्रमा के आधार पर, चंद्रमा के रास्ते के आधार पर तैयार हुआ है। अगला सवाल देखोगे, मार्च 2025 में भारत द्वारा शुरू किए गए मिशन ऑपरेशन ब्रह्मा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ऑपरेशन ब्रह्मा जो म्यांमार में भूकंप आया है उसमें राहत सहायता, भूकंप के बाद म्यांमार को सहायता प्रदान करने का काम था, उद्देश्य था। तो ऑप्शन नंबर 20 सवाल का सही जवाब रहेगा। आगे बढ़ेंगे, आगे देखो, एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस शुरू हो गई है। अब कब से शुरू हुई है? 1 अप्रैल 2025 से शुरू हो गई है। इससे पहले एनपीएस चलती थी और उससे पहले ओपीएस चलती थी। ओपीएस होती है ओल्ड पेंशन स्कीम। ओल्ड पेंशन स्कीम में ये था कि आपको जितनी सैलरी मिल रही है जब आप रिटायर होगे, उस समय आपकी जितनी भी सैलरी होगी उसका 50% आपको पेंशन के तौर पे दिया जाएगा आजीवन। एनपीएस में है न्यू पेंशन स्कीम की, इसमें आप भी कंट्रीब्यूट करते हो, कुछ सरकार कंट्रीब्यूट करती है, और मार्केट के आधार पर रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन मिलेगी। जो भी मार्केट रहेगा, ये मार्केट के बेस पे था। और अब आई है यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो ये लगभग कुछ ओल्ड पेंशन स्कीम के जैसी ही है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। इसी तरीके से आपको पेंशन मिलेगी। 1 अप्रैल 2025 से ये शुरू हो रही है। इसके बाद जो भी केंद्रीय सरकारी तंत्र है उसमें जो लोग कर्मचारी भर्ती होंगे उनको इसके आधार पर पेंशन मिलेगी, यूपीएस के आधार पर। तैयारी करते रहो, देखो बहुत सारी सुविधाएं है और ये सारी चीज़ आपको सिर्फ पढ़ाई करने से ही मिल सकती है। अगला सवाल, 1 अप्रैल 2025 को विशाखापट्टनम में क्या हुआ था? टाइगर ट्रम्प अभ्यास हुआ था इंडिया और अमेरिका के बीच में, और तीनों सर्विसेज में हमारी दी थी। और आपदा राहत के लिए हुआ था HADR, डिजास्टर रिलीफ के लिए। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सवाल, हीरो एशिया कप हॉकी 2025 29 अगस्त से 7 सितंबर तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा जी राजगीर में, बिहार में आयोजित होगा ये हीरो एशिया कप हॉकी। ठीक है। अगला सवाल है, 1 अप्रैल 2025 को राष्ट्रमंडल के 7वें महासचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो इनका नाम था सरली बोटचवे, पहली महिला अफ्रीका की रही है ये जिन्होंने महासचिव का पद लिया है। अगले सवाल पर आओ, 2025 में एजल होप CSI लियर प्रतियोगिता में किस भारतीय घुड़सवार? तो निहारिका सिंघानिया, ये रहा ऑप्शन, निहारिका सिंघानिया। इमेज मैंने बनाई है, इमेज के माध्यम से आपको याद हो गई होगी। अगले सवाल पर आओ, अप्रैल 2025 में भारत का दौरा करने वाले चिली के राष्ट्रपति कौन है? तो चिली के राष्ट्रपति अभी याद कराया था, गैब्रियल बोरिक फोंट। चिली के राष्ट्रपति है गैब्रियल बोरिक फोंट, चिली के राष्ट्रपति है गैब्रियल बोरिक फोंट। क्लियर हो गया सभी को? नेक्स्ट सवाल पर आएंगे। अगला सवाल, RBI ने 2000 के नोटों का प्रचलन में वापस लेने की घोषणा कब की थी? ये इंपॉर्टेंट है। 19 मई 2023 को RBI ने ये बोला था कि अब 2000 के नोट चलने बंद हो जाएंगे, 19 मई 2023 को। नेक्स्ट सवाल है, डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 9 अप्रैल 2025 से लागू पारस्परिक टैरिफ होता है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम करते हैं उन पर जो टैक्स लगता है उसे टैरिफ बोलते हैं। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट, एक देश से दूसरे देश में जो सामानों की आवाजाही होती है उस पर टैरिफ लगाया जाता है, और भारतीय वस्तु पर लगाया गया है 26% का टैरिफ। ये लागू हो जाएगा 9 अप्रैल से। चाइना के साथ सबसे ज़्यादा लगाया जा रहा है, चाइना के साथ में 126 इस तरीके का भी 100% से भी ज़्यादा का टैरिफ लगाया गया है चाइना के सामानों पर। आगे देखोगे, 4 अप्रैल 2025 को 6वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये थाईलैंड में हुआ है, बैंकॉक में, और अब नई अध्यक्षता बांग्लादेश को सौंप दी गई है। NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 1 अप्रैल 2025 से राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स में कितनी वृद्धि की है? तो अभी पढ़ाया मैंने तुम्हें, 4 से 5% की वृद्धि की है टोल टैक्स में NHAI ने। अगला सवाल है, विश्व मुक्केबाजी कप 2025 किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो यहाँ हमारे हितेश ने जो है ये जीता भी है, तो ये ब्राज़ील में किया जा रहा है, ब्राज़ील। ठीक है, ब्राज़ील में। अगला सवाल, अप्रैल 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डिप्टी गवर्नर बनी है डॉक्टर पूनम गुप्ता। आप लोगों को गवर्नर सर्च करना है, गवर्नर के बारे में बताना है, कमेंट करना है सभी। RBI के गवर्नर अभी कौन है वर्तमान में? आगे बढ़ेंगे, अप्रैल 2025 में DRDO और भारतीय सेना द्वारा MRSAM उड़ान परीक्षण कहाँ किए गए हैं?
तो ये हमेशा ही सारे जो परीक्षण होते हैं अक्सर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर होते हैं, ये ध्यान रखना, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अगला सवाल है, किस देश ने 2025-2027 के लिए बिम्स्टेक में टोटल कितने मेंबर है? 7। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1997 में हुई थी। और कौन कौन से मेंबर है? बांग्लादेश, भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका, ये 7 देश है। और इसमें नेपाल का जो झंडा है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी सभी के रेक्टेंगुलर है। और इसकी जो अध्यक्षता है वो किसे मिल गई है? अब बांग्लादेश को मिल गई है 2025-27 के लिए। अगले सवाल पर आओगे तो बॉक्सिंग विश्व कप 2025 के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज कौन बने हैं? तो ये हितेश है जो पहले भारतीय मुक्केबाज बने हैं बॉक्सिंग। और कहाँ हो रही है ये? ब्राजील में, ब्राजील, ठीक है। अगला सवाल है, WHO द्वारा घोषित विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। और इसकी जो विषय की थीम रही है वो रही है स्वस्थ शुरुआत आशावादी भविष्य। बहुत पूछे जाते हैं पेपर में थीम्स वगैरह, डेज वगैरह, तो स्वस्थ शुरुआत आशावादी भविष्य। अगले सवाल पर आओ, फ्रेड डोरिगन सैंड मास्टर पुरस्कार, सैंड होता है रेत मास्टर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो सबसे पहले ये बने हैं सुदर्शन पटनायक। इन्होंने रेत को यूज करके श्री कृष्ण भगवान जी की 10 फीट की एक मूर्ति बनाई है, सुदर्शन पटनायक। और वो शांति का प्रतीक है, दुनिया में शांति को जो है वो प्रदर्शित करती है। अगले सवाल पर आओगे, विश्व मुक्केबाजी कप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहले भारतीय महिला मुक्केबाज कौन है और ये किस वर्ष? तो स्वर्ण पदक जिन्होंने जीता है पहले मुक्केबाज, ये बन गया है हितेश गुलिया 2025 में। विश्व मुक्केबाजी कप है, ये वर्ल्ड कप है, ये मुक्केबाजी में वर्ल्ड कप, मुक्केबाजी का वर्ल्ड कप कहाँ हुआ है? ये ब्राजील में हुआ है। आखिरी सवाल पर आओगे, श्रीलंका द्वारा पीएम मोदी को दिए गए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है? तो यह है श्रीलंका मित्र विभूषण। अब मुझे कमेंट करके बताओ कि कौन लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। जितने भी आप लोगों को 4-5 सवाल होमवर्क दिए हैं सभी लोग कमेंट करना मेरे भाई। अगर आपका कोई फीडबैक है, फीडबैक मुझे ज़रूर बताना। और ये आपकी 1 अप्रैल से लेकर के 7 अप्रैल की करंट अफेयर तैयार हो चुकी है। कल आप लोगों को क्लास मिलेगी 8 अप्रैल से लेकर के 15 अप्रैल तक की। और इसी तरीके से 1 मई से हम लोग अपनी रेगुलर क्लास कर देंगे। 1 मई से हम लोग जो है अपनी रेगुलर क्लास कर देंगे। 1 मई से पहले मैं आप लोगों को ये वाली करंट अफेयर करवा दूंगा। कहाँ से? 1 जनवरी से, 1 जनवरी से और 1 मई तक की। फिर 2025 की पूरी करंट अफेयर आपकी तैयार मिलेगी आप लोग। तो डाउनलोड कर लेना ST कैंपस लर्निंग ऐप, उस पर आपको हमेशा लाइव क्लास मिलेगी। ये हमारा एप्लीकेशन है, तो डाउनलोड कर लेना गूगल प्ले स्टोर से। और इसमें अलग अलग कोर्सेज, आप किसी भी कोर्स में एनरोल करोगे तो अगर आप 1 मई से पहले करते हो तो आपको 50% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कोड यूज कर लेना FIRST100, हर कोर्स पे 50% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप देख लेना कौन कौन से कोर्सेज चल रहे हैं अभी एप्लीकेशन पर, उनमें से आप किसी में भी एनरोल कर लेना, ठीक है। तो इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।